Haji, good morning, students. I have already sent you one audio lecture on the introduction of theory of reciprocal demand. This I have discussed already. J.S. Mill has restated the Ricardian theory of comparative cost. एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो टेबल है, this table has been explained by J.S. Mill to restate the Ricardian theory of comparative cost. But the important point is that this table is in the form of output units. आप देख सकते हैं 1 man days production जो है कंट्री ए में comparative cost advantage between the two countries है, तो x की यूनिट्स की प्रोडक्शन और y की, तो इसीलिए ये इक्वेशन आपको इसमें ग्रेटर देन वाली दिख रही है. ठीक है, जो हम रिकार्डो की थ्योरी में करके आए हैं वो लेबर कॉस्ट के टर्म्स में एक्सप्लेन्ड है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है स्टूडेंट्स को, सो बी पर्टिकुलर. नाउ आई स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड. The Ricardian failure to determine the exact rate of international exchange between the two countries was on account of an excessive emphasis upon the supply aspect and a neglect of demand aspect. Because Ricardo could not determine the distribution of the gains of trade. It means कि how much units we should export and how much unit we should import. तो import export ratio या rate of international exchange between the two countries was not explained. दो देश आपस में व्यापार किस शर्त पर करें, कितनी मात्रा में करें, कितना एक्सपोर्ट देकर कितना इम्पोर्ट होगा, तो वो रिकार्डो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ठीक है, क्यों? क्योंकि मिल क्या कहते हैं कि रिकार्डो की थ्योरी जो है वो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है एंड रिकार्डो निग्लेक्टेड द डिमांड साइड. सो J.S. Mill had tried to reinstate, re-explain the कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी. ठीक है, और J.S. Mill ने डिमांड साइड थ्योरी, डिमांड साइड पे भी फोकस किया है. J.S. Mill क्या कहते हैं? द एक्चुअल रेशियो एट विच कमोडिटीज आर ट्रांसैक्टेड बिटवीन टू कंट्रीज डिपेंड्स क्रूशियली अपॉन द स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ ईच कंट्रीज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ अदर और द रेसिप्रोकल डिमांड. तो J.S. Mill का सारी थ्योरी इन दो लाइनों में छिपी हुई है कि जो एक्चुअल रेशियो है जिसमें दो कंट्रीज आपस में किसी वस्तु का लेन देन करेंगे, विनिमय करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, वो किस पर डिपेंड करता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर ईच अदर्स प्रोडक्ट्स. एक दूसरे के लिए पारस्परिक मांग की जो लोचशीलता है. बाय रेसिप्रोकल डिमांड मिल meant the quantities of exports that a country would offer at different terms of trade in return of varying quantities of imports. ठीक है, यानी कि अगर हम एक यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में हम कितना यूनिट इंपोर्ट चाहते हैं, या अगर हमें दूसरा कंट्री एक यूनिट इंपोर्ट देता है किसी वस्तु का तो उसके बदले में हम उसे एक्सपोर्ट की कितनी यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज़ ऑफर करते हैं, तो वो रेट ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा. और वो इन अदर वर्ड्स रेसिप्रोकल डिमांड रेफर्स टू द इंटेंसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ वन कंट्री इन अदर कंट्री. एक दूसरे की वस्तु के लिए हमारी मांग कितनी गहन है या उसकी इलास्टिसिटी क्या है. उसके बाद है एजम्पशंस. J.S. Mill थ्योरी की एजम्पशंस है. ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन two countries A and B. Trade is in two commodities X and Y. In both the countries, the production is governed by constant returns to scale. Trade between two countries is governed by principle of comparative cost. The pattern of demand is similar in two countries. There are perfectly competitive conditions in the markets. ठीक है, and there is no restriction. There is no restriction on trade and government follows a policy of laissez-faire. free market economy है, full employment of resources है दोनों countries में, transportation cost absent है, and the exports of each country are sufficient to pay for its imports. ठीक है, तो उसी example को लेते हुए ये ध्यान से देखेंगे. ये देखिए जो ये टेबल 5.1 है, इसी एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, गिवन द अबव सिंप्लीफाइंग एजम्पशन मिल हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू टेबल 5.1 प्री ट्रेड एक्सचेंज रेशियो. डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट जिसको हम कहते हैं कंट्री ए में 1 यूनिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.63 ऑफ वाई एंड कंट्री बी में 1 यूनिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.8 यूनिट्स ऑफ वाई. ठीक है, यानी कि अपनी कंट्री में अगर एक यूनिट एक्स के बदले में मिलता है ए कंट्री को 0.63 वाई, ठीक है, और बी कंट्री को 1x के बदले में मिलता है
0.8, या इसको अदर टर्म्स में कहें कि कंट्री ए को अपनी कंट्री में 0.63 यूनिट्स ऑफ वाई देकर 1x मिल जाता है, जबकि कंट्री बी को 1.8 यूनिट्स ऑफ वाई देकर 1x मिलता है। इनकी इन अदर वर्ड्स दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में स्पेशलाइज करेंगी। अब रिकार्डो की थ्योरी यहाँ तक तो ठीक है कि इन डोमेस्टिक रेशोज़ पे बेस्ड जो है वो टर्म्स ऑफ ट्रेड फिक्स होंगे और इंटरनल ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो फिक्स हो जाएगा। द international rate of exchange will be settled between the two limits of domestic exchange ratio on the basis of reciprocal demand, यानी कि ये 0.63 और 0.8 इसके बीच में कहीं भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये कैसे डिटरमाइन होगा? रिकार्डो फेल टू एक्सप्लेन एंड जेएस मिल हैज़ एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। अब ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं इसमें रेसिप्रोकल डिमांड का मीनिंग है बेसिकली एक तरह से, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। इफ़ द डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज़ लेस इलास्टिक इन कंट्री बी बट द डिमांड फॉर Y commodity in country is more elastic, country B will be willing to give more units of Y for importing a given number of units of X, and the international rate of exchange will be closer to domestic exchange rate of country B। यानी कि इंटरनेशनल रेट ऑफ एक्सचेंज जिस कंट्री की डोमेस्टिक रेट ऑफ एक्सचेंज के पास होगा उसका गेन कम होगा, ठीक है, उसको कम फ़ायदा होगा। तो फिर से देखेंगे इसको कि अगर कंट्री जो है आगे देख लेते हैं। इट मीन्स द एक्सचेंज रेशो और द टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, एक्सचेंज रेशो और द टर्म्स ऑफ ट्रेड आर मोर फेवरेबल टू कंट्री ए, जैसे मैंने आपको बताया। यानी कि इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशो जितना डोमेस्टिक रेशो से दूर होगा, जैसे इस एग्जांपल में कंट्री ए के से दूर है और बी के क्लोज है, बी की डोमेस्टिक रेशो के क्लोज है, तो ए इज़ द गेनर और बी का गेन है लेकिन कम गेन है, ठीक है। ऑन द कंट्री, इफ द डिमांड फॉर वाई कमोडिटी इज इनइलास्टिक इन कंट्री ए एंड द डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज मोर इलास्टिक इन कंट्री बी, द लेटर विल बी विलिंग टू गिव अप एन एडिशनल यूनिट ऑफ वाई इन एक्सचेंज ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। इन दिस केस द इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशो विल बी सेटल्ड क्लोजर टू डोमेस्टिक रेशो ऑफ कंट्री ए। यहाँ पे बी कंट्री को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, और पहले ए कंट्री को फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके से रेट ऑफ एक्सचेंज वो डिटरमिन होगा। अब ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स डायग्राम, ठीक है, ये क्या है? ये कंट्री ए का, ये जो इस साइड है ये कंट्री ए का रेट ऑफ एक्सचेंज या डोमेस्टिक प्राइस लाइन है, ये कंट्री ए का है, और हमने उस पर सुपर इम्पोज किया है कंट्री बी का। ये देखिए इस साइड बी लिखा है, तो ये बी का ओरिजिन है, ओरिजिन बी का है और ये ए का है, ठीक है। तो ये जो है OA-A1 ये कंट्री ए को रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो, और O1-B1-B ये कंट्री बी का है। और बीच में आप ये गैप देख रहे हैं A-B1 या ऐसे A-A1-B1, ये जो ट्रायंगल पतला सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या है, डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियोज जो हैं वो ए कंट्री की हैं AA1 और बी की हैं BB1। जो ये डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है ये डोमेस्टिक एरिया के बीच में है। इट मीन्स कि अगर कंट्री को की डिमांड इतनी है, या अगर ये पॉइंट भी देखें C, इसका मतलब कि कंट्री ए जो है उसे OD ऑफ X चाहिए और DC ऑफ Y चाहिए। तो ये विद इन डोमेस्टिक सेटलमेंट हो रही है, विद इन डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशो, देयर विल बी नो इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसे ही कंट्री बी के साथ है कि अगर उसका जो एक्स और वाई के लिए डिमांड है, मान लीजिए ये पॉइंट है या ये वाला पॉइंट भी ले लेते हैं, ठीक है, कि इतना एक्स का चाहिए और ये वाई चाहिए, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो कोई ट्रेड नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस एरिया में आ जाते हैं C से R के बीच में या C1 से R के बीच, मान लीजिए इतना रिक्वायर्ड है इस पॉइंट पे, इट मीन्स कि कंट्री ए जो है वो वाई कमोडिटी का प्रोड्यूस तो इतना कर सकता है ना, उसकी डोमेस्टिक रेशियो शो कर रही है, लेकिन रिक्वायर्ड उसको उससे ज़्यादा, ये पॉइंट ऊपर हो गया ना C पॉइंट से, ठीक है, रिक्वायर्ड ज़्यादा है, तो ये कैसे होगा? थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। ऐसे ही अगर कंट्री बी का जो एक्स और वाई के लिए डिमांड है वो पॉइंट जो है वो इस डॉटेड लाइन से ऊपर बोल्ड लाइन पर आ जाता है C1R के बीच में, इट मीन्स दैट नाउ कंट्री विल एंटर इनटू इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड यानी कहाँ होगा? ये जो ट्रायंगल है ABB1, यानी कि ये जो बोल्ड लाइन है CR C1 के बीच में, ये
इसमें किसी भी पॉइंट पर आएंगे, इस एरिया में अगर एंटर करके तो इंटरनेशनल ट्रेड होगा। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है एक तरह से, जिसमें इक्विलिब्रियम मीन्स कि व्हाट कंट्री ए ऑफर्स टू बी एक्सेप्ट्स एंड व्हाट कंट्री बी ऑफर्स टू ए एक्सेप्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगी कि हम 1x देकर 2y लेना चाहते हैं या हम हाफ x देकर 1y लेना चाहते हैं। जो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगी वो यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो OA1 है ये एरिया, ये डोमेस्टिक रेशो को शो करता है A का, और ये B का, ये वाला ट्रायंगल। लेकिन जो ये सेंटर वाला एरिया है AB1, ठीक है, ये पोटेंशियल ट्रेड एरिया है और इंटरनेशनल ट्रेड इसी एरिया के बीच में जो है होगा। अब वो कहाँ पर होगा, यहाँ इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे यहाँ है, वो डिपेंड करेगा कि एक दूसरे के लिए हम एक कंट्री कितना X ऑफ़र करता है और दूसरा Y कितना ऑफ़र